क्लास 12 वेलकम बैक। और गाइस पिछले वीडियो में नर्न्स्ट इक्वेशन खत्म, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, उससे रिलेटेड सारी बातचीत खत्म। हम लोगों ने सीख लिया था कि किस तरीके से आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अ सेल यानी ई नॉट ऑफ अ सेल निकाल सकते हैं, किस तरीके से आप नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का पोटेंशियल या ईएमएफ निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अ सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, कैसे उसको लिखा जाता है, सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। नर्न्स्ट इक्वेशन को अलग अलग टाइप से रख के देख लिया था, लॉग एंड एंटी लॉग भी सीख लिए थे। अब गाइज यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी अगर आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन? बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि एक्वस फॉर्म में यानी पानी के अंदर आपने कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स मिला रखे हो। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि NaCl, KCl, मतलब जो पानी में जाकर डिसोसिएट हो जाए, रिस्पेक्टिव आयंस में चले जाए, आपको उसकी कंडक्टिविटी निकालनी है। पर बच्चों बात यह है कि इस टॉपिक पर पहुंचने के पहले भी हमें कुछ चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी जरूरी है। तो आज की क्लास में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने के पहले वाली स्टेप के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक टर्म सिखाना चाहूंगा, दैट इज रेजिस्टेंस। सबसे पहली टर्म आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज रेजिस्टेंस। देखो बेटा बिल्कुल जनरल बेसिक फिजिक्स के फॉर्मूले हैं, हम इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस का सिंपल से डिनोशन इसको लिखा जाता है R से। नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस? फॉर एग्जांपल आप भाग रहे हो और आपको भागने से कोई चीज रोके, आपके भागने में कुछ हर्डल्स पैदा करे, कुछ रुकावटें पैदा करे, तो हम उस चीज को बोलेंगे कि ये आपके भागने में रुकावट है। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते मोबाइल में आप मेरे वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब पर, अचानक से आप लोगों को एक वीडियो आ जाता है और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। लेट्स से वो भुवन बम का है या कैरी भाई का है अभी, और उसने रोस्ट कर दिया टिकटॉक वालों को बेहतरीन तरीके से, तो आपका एकदम रेजिस्टेंस आ गया कि छोड़ो मृत्युंजय सर को बाद में पढ़ेंगे, पहले ज़रा रोस्टिंग तो देखें। समझ में आ रही है बात हमको? तो इस तरीके से, या किसी खास का आपको मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप पर, तो अब तो भैया, या इंस्टा पे अगर आपको किसी ने स्टोरी में टैग कर दिया है, तब तो मृत्युंजय सर को कौन देखेगा, तब तो पहले अपने इंस्टा को चेक करेंगे हम लोग। तो वो आपकी पढ़ाई में क्या हो गया? रेजिस्टेंस, रुकावट आ गई। तो क्या होता है, कोई भी आपके पास में अगर एक अच्छा कंडक्टर है, व्हाट इज कंडक्टर? हम सॉलिड स्टेट्स में पढ़कर आए हैं। व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब हमारा सारा लेना देना करंट से है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी एक कंडक्टर में बह रही है, एक एंड से दूसरे एंड पर जा रही है। हम लोग सब जानते हैं कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। हम लोग ऑलरेडी वीट्स अपना गैल्वेनिक सेल के अंदर ये बात करके आए हैं। तो अगर एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो उसके फ्लो होने में जो रुकावटें आ रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई डाउट? नाउ इमेजिन करो आपके पास में जो कंडक्टर है, वो कंडक्टर की लंबाई L है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो ऐसे के लिए रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। मैं लिख देता हूं, वेयर A इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये हमारे कंडक्टर की लेंथ है। जो भी कंडक्टर यहां पर कंडक्टिविटी कर रहा है, ये उस कंडक्टर की लेंथ है, एंड A उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। यानी इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि जितना ज्यादा लंबा आपका कंडक्टर होता जाएगा, उतना ज्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस आने का चांस है, और क्रॉस सेक्शन एरिया जितना पतला होता जाएगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आने का चांस है। इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसको अपन ऐसे समझते हैं। देखो, जिन बच्चों को थोड़ा सा फिजिक्स में गड़बड़ होती है, मैं अपनी भाषा में समझाता हूं, आप फिजिक्स से उसको को रिलेट जरूर करने की कोशिश करना। लेंथ की अपन बात करते, देखो आप पढ़ने बैठे,
जब आप शुरू के बिल्कुल आपका बहुत अच्छा मन है कि आज तो मैं फोड़ दूंगा, बहुत पढ़ाई करूंगा, पहले 10-15 मिनट, आधा घंटा आप ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ोगे, क्योंकि अभी आपके पढ़ाई की जो लिमिट है वो अभी आधे घंटे की है। मतलब अभी आप बहुत छोटे टाइम पीरियड के पढ़ रहे हो, यानी आपके पढ़ाई करने की जो लेंथ है, जो टाइम है, वो अभी छोटा है। लेकिन अगर आप सोचो कि अब मैं 6 घंटे तक लगातार पढ़ाई करूंगा, तो बेटा 6 घंटे एक बहुत लंबा टाइम है। इस लंबे टाइम में 100% आपको व्हाट्सएप पर मैसेजेस आएंगे, फेसबुक पर आपको कुछ देखने का इच्छा होगी, इंस्टा पर आपको टैग किया जाएगा, स्नैपचैट देखोगे, यूट्यूब देखोगे, टिकटॉक नहीं देखोगे, बिल्कुल नहीं देखोगे, मत देखना, देखते हो तो इंस्टॉल कर देना। आप और कुछ देखोगे तो आपके 6 घंटे के अंदर आपको पढ़ाई से भटकने के ज्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि आपके पढ़ाई का ड्यूरेशन ज्यादा है, आपके पढ़ाई की जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा है। तो अगर इंसान ज्यादा लंबी टाइम तक पढ़ाई करेगा तो बीच में रुकावट आने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर वो सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट पढ़ेगा तो शर्म के मारे ही नहीं मोबाइल चलाएगा, बोलेगा 20 मिनट तो पढ़ रहा हूं, उसमें क्या मोबाइल चलाऊं। समझ रहे हो? ठीक उसी तरह अगर आपके मेटल की लेंथ ज्यादा हो गई तो बेटा जितनी ज्यादा लंबी लेंथ होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि बीच में रेजिस्टेंस आ जाए, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ अपन बात करते हैं किसकी? क्रॉस सेक्शन एरिया की। इमेजिन करो एक बहुत पतला सा दरवाजा है, एक बहुत पतला सा दरवाजा है और उस पतले से दरवाजे के अंदर से बहुत सारे लोगों को निकलना है। तो क्या होगा? दरवाजा पतला होने की वजह से ज्यादा लोग एक साथ नहीं निकल पाएंगे, जितने लोग निकलेंगे उतना करंट पास होगा। यहां पर ये लोग जो निकल रहे हैं ये कौन है? ये हैं आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ज्यादा करंट बहेगा। लेकिन अगर ये एरिया ही छोटा हो जाए, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो जाए, तो उस छोटे से एरिया में से क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे? नहीं, क्योंकि एरिया छोटा हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने का नंबर है वो भी कम हो गया। नाउ लेस इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड, तो लेस इलेक्ट्रिसिटी विल बी फ्लोन, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी बढ़ गई। लेकिन अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने बड़ा कर दिया, तो अगर मैंने वो गेट चौड़ा कर दिया, तो बहुत बड़ा गेट कर दिया, तो एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएंगे, तो बहुत सारे करंट को भी फ्लो कर पाएंगे। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा कर दोगे, पतला कर दोगे, कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और लेंथ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना लंबा कंडक्टर उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना छोटा कंडक्टर उतना कम रेजिस्टेंस। आई होप आप लोगों को मैं क्लियर कर पाया हूं। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट? आई होप ये बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नाउ गाइस, जैसे आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हो, R इज इक्वल टू रो, वी ऑल नो दिस सिंबल इज कॉल्ड एज रो, RHO, रो इंटू L बाय A। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? नाउ रो इज ऑलवेज, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड। आप रेजिस्टेंस को आप हमेशा मेजर्ड करोगे इन ओम्स। ये काय में मेजर किया था? ओम्स में। ओम्स का सिंबल हम लोग सब जानते हैं, इस तरीके से आप इसे ओम्स में हमेशा मेजर कर सकते हो। अगर अपन इसकी और डिटेल में जाकर ऐसा यूनिट डिस्कस करें तो इसकी ऐसा यूनिट अगर आप, ओहो एक सेकेंड, तो बच्चों अगर आप इसकी ऐसा यूनिट डिस्कस करेंगे तो इसकी ऐसा यूनिट मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख देता हूं। इट इज kg मीटर स्क्वायर पर साइमन क्यूब एम्पियर स्क्वायर। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर कोई भी दिक्कत? नाउ इस रो की बात करें तो दिस रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। इस रो को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज रो। नाउ व्हाट इज रेजिस्टिविटी? व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी का मतलब है अगर आपके पास में 1 मीटर लॉन्ग कंडक्टर है और 1 मीटर क्यूब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। अगर आपके पास में कंडक्टर है जिसकी लंबाई 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर क्यूब है, तो इस कंडक्टर के अंदर जो भी रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इट्स रेजिस्टिविटी। तो द रेजिस्टेंस शोन, द रेजिस्टेंस shown
by a conductor when its length is 1 meter and cross section area is 1 meter cube, that is called as resistivity. इसे आप लोग क्या बोलेंगे? इसे ही आप लोग बोलेंगे रेजिस्टिविटी। क्या ये बात प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर कोई डाउट? रेजिस्टिविटी को आप लोग हमेशा मेजर करेंगे। रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज मेजर्ड एज ओम मीटर्स। काय में इसको मेजर करेंगे? ओम मीटर्स में आप इसे हमेशा मेजर करेंगे। इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन ओम मीटर्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये बात हो गई अपने रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ध्यान से देख लीजिए, फिर अपन चलेंगे कंडक्टेंस की तरफ। पर पहले इसको ऑब्जर्व करो। हाँ बच्चों, लिख लिया? चलिए, तो अब रेजिस्टेंस के बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं रेजिस्टेंस का बिल्कुल अपोजिट, कंडक्टेंस। अब व्हाट इज कंडक्टेंस? भाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या था? जो रेजिस्ट करे। तो कंडक्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस जिसको अपन जी से डिनोट कर सकते हैं। नाउ कंडक्टेंस, अब आप पढ़ाई करने बैठे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई साहब कल सुबह एग्जाम है। कल सुबह क्या है? एग्जाम है। और अगर कल सुबह एग्जाम है तो तुमको व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब आपको पढ़ाई करने से आज भी रेजिस्ट करेंगे, लेकिन आपके मन में एक डर है कि कल एग्जाम है, अगर नहीं पढ़ा तो वाट लग जाएगी। तो दैट इज कंडक्टेंस। वो जो डर है वो कंडक्टेंस है, जो आपको आगे बढ़ने पे मजबूर करता है, आपको पढ़ाई करने पर मजबूर करता है। समझ में आ रही? तो कंडक्टेंस इज जस्ट अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से अगर रोक रहा है तो कंडक्टेंस उसको फ्लो होने के लिए बोलेगा, उसको फ्लो करने में मदद करेगा। तो कंडक्टेंस इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इस बात को आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए, दैट इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ आर। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा हम लोगों को? नाउ व्हाट वाज आर? आर क्या था? तो G इज इक्वल टू व्हाट वाज आर? हम लोग आर का यहां पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो यहां पर इसका अपोजिट हमको करना है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? दैट इज ए अपॉन एल रो। ये हो गया आपका कंडक्टेंस का फॉर्मूला। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां पर एक बात और दैट रखिएगा, हम लोग सब जानते हैं कि जिस प्रकार कंडक्टेंस का अपोजिट या कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस है, हम लोग सब जानते हैं दैट कंडक्टेंस is the reciprocal of resistance. Similarly conductivity is the reciprocal of resistivity. Now what was resistivity? रेजिस्टिविटी अपनी रो हो गई। सो एक नई टर्म आपके सामने आ रही है, दैट इज कप्पा। इसको क्या बोला जाता है? कप्पा। ये कटप्पा का छोटा भाई है। कप्पा इज द यंगर ब्रदर ऑफ कटप्पा। तो कप्पा इज 1 अपॉन रो, इट इज 1 अपॉन रो। तो ये फॉर्मूला रीडिफाइन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? जी इज इक्वल टू कप्पा ए बाय एल, यानी जो पहले रो लेंथ के साथ मल्टीप्लीकेशन में था, कप्पा ए के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। नाउ व्हाट इज कंडक्टिविटी? बिल्कुल सीधी सी बात है बेटा। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होगा? अगर आपके पास में 1 मीटर लॉन्ग कंडक्टर है एंड उसका 1 मीटर क्यूब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इस कंडक्टर की जो भी कंडक्टिविटी, जो भी इसका कंडक्टेंस होगा वही उसकी कंडक्टिविटी होगी। दैट इज द कंडक्टेंस शोन बाय, दैट इज द कंडक्टेंस शोन बाय 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर क्यूब क्रॉस सेक्शन containing
कंडक्टर, यानी एक ऐसा कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर क्यूब है और जिसकी लेंथ 1 मीटर की है, उसके द्वारा शो किया गया कंडक्टेंस उसकी कंडक्टिविटी कहलाएगा। ये उसकी कंडक्टिविटी है। समझ में आ रही बात? कंडक्टिविटी उसकी पावर शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एबिलिटी क्या है? मेरी एबिलिटी है कि मैं एक दिन में 4 वीडियो डालूं, तो ये मेरी लेट्स से कंडक्टिविटी हो गई। और कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस है कि मैं एक वीडियो बना रहा हूं, मेरे द्वारा एक वीडियो बनाए जाना इज माय कंडक्टेंस। और मेरी कंडक्टिविटी क्या है कि मैं एक दिन में 4 वीडियो बना सकता हूं। समझ में आ रही बात आपको? तो ये इस तरीके से लिंक्ड होता है। एक बात हम लोग और ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका कंडक्टेंस होता है, इसकी यूनिट आप याद रखेंगे साइमन्स। इसकी यूनिट क्या होती है? साइमन, रिप्रेजेंटेड बाय एस, और पर ओम। आप दोनों में से जो याद करना चाहें याद कर सकते हैं, साइमन भी बोल सकते हैं और पर ओम भी बोल सकते हैं। वहीं अगर अपन बात करें कप्पा, यानी कि आपकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? साइमन पर मीटर। तो बच्चों ये हो गई इन दोनों की यूनिट्स। प्लीज आप जरा इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका एक और टर्म, दैट इज कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो गाइस प्लीज पहले इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए, इसको ठीक से देख लीजिए, फिर हम लोग कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, स्पेसिफिकली हम लोग किसकी बात करेंगे? कंडक्टिविटी की। तो हम लोग इस कंडक्टिविटी के हिसाब से हमारे सॉलिड्स को या हमारे सब्सटेंसेस को इंसुलेटर, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स के अंदर हम लोग इसे क्लासिफाई करेंगे। और फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। पर पहले जरा इतना नोट कर लो। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग यहां पर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, उसका फॉर्मूला, ये सब हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से देख लिया था। नाउ गाइस आपके सामने में एक टेबल टाइप की एक चीज लेकर आया हूं, जिसमें मैंने यहां पर साइमन पर मीटर, दैट मीन्स यहां पर मैंने कंडक्टिविटीज ले रखी है। आई हैव टेकन द वैल्यूज ऑफ कंडक्टिविटी। नाउ गाइस कंडक्टिविटी की वैल्यू के हिसाब से आप देख सकते हैं कि मैंने एक सब्सटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले है कंडक्टर्स। एज यू कैन सी, आप किसी भी कंडक्टर को देखो, इन सब की वैल्यू काफी ज्यादा हाई है। 10 टू द पावर 3, मतलब इनकी वैल्यूज काफी ज्यादा हाई है। आप देखिए सोडियम 2.1 इंटू 10 टू द पावर 3, कॉपर 5.9 इंटू 10 टू द पावर 3, सिल्वर 6.2 इंटू 10 टू द पावर 3, गोल्ड 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3। तो क्योंकि इनकी कंडक्टिविटीज की वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स। सिमिलरली अगर यहां पर आप देखें, आपके पास में यहां पर अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, तो बच्चों इंसुलेटर्स में आप लोग देखिए ग्लास 1 इंटू 10 टू द पावर -16, आप देखो इसके मुकाबले इसकी वैल्यू कितनी कम है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन एक टाइप का पॉलीमर होता है, ये हम लोग चैप्टर नंबर 15-16 में देखेंगे हम लोग इस साल जब हम पॉलीमर्स पढ़ेंगे। तो ये एक तरीके का पॉलीमर होता है। 1 इंटू 10 टू द पावर -18, नाउ इसकी वैल्यू ग्लास से भी कम है। तो दीज टू हैव वेरी बैड कंडक्टिविटी। नाउ वेरी बैड कंडक्टिविटी मतलब दे आर इंसुलेटर। इसको देखने से पहले जरा इनकी तरफ चले। सेमीकंडक्टर, कॉपर ऑक्साइड 1 इंटू 10 टू द पावर -7, सिलिकॉन 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 एंड जर्मेनियम इज सिंपल 2। नाउ इनकी वैल्यूज कंडक्टर से कम है बट इंसुलेटर से ज्यादा है। दैट मीन्स ये सब्सटेंसेस इंसुलेटर की तरह बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर ना करें, ऐसा नहीं है। ये कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर जरूर करेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं करेंगे जितनी कि आपके कंडक्टर कर सकते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है सेमीकंडक्टर्स। तो ये बहुत कम अमाउंट में बहुत माइल्ड इलेक्ट्रिसिटी को ये लोग क्या कर सकते हैं? कंडक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक्वस सॉल्यूशन की, नाउ गाइस ये मैंने क्यों लिया इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर आप लोगों ने क्लास 11th इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा होगा कि जब हम लोग बात करते हैं प्योर वाटर की,
दैट इज H2O की, तो इसके अंदर H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयंस इसके अंदर होते हैं, हम लोग सब ये बात को जानते हैं। और जब हम इसे प्योर वाटर को देखते हैं तो यहां पर हमें अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻7 इसकी आपको मोलैरिटी मिलती है। मतलब आप देखें कि जब आप इसको प्योर वाटर को जब आप लोग देखते हो तो आपको प्योर वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड OH के 10⁻⁻7 मोल्स मिलते हैं pH 7 पर। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास में प्योर वाटर है तो प्योर वाटर के अंदर फ्री आयंस यानी H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव फ्री आयंस की मोलैरिटी कम है। प्योर वाटर के अंदर फ्री आयंस की मोलैरिटी कम होने की वजह से आप देख सकते हैं इसकी कंडक्टिविटी भी बहुत कम है, 3.5 इंटू 10⁻⁻5। तो हमेशा ध्यान रखना, प्योर वाटर इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड कंडक्टर। प्योर वाटर गुड कंडक्टर नहीं होता। 10⁻⁻7 का मतलब क्या है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन कम है फ्री आयंस का। हम लोग सब जानते हैं, हम लोग सॉलिड स्टेट्स में पढ़ के आए हैं कि जितने ज्यादा फ्री आयंस होंगे, जितने ज्यादा फ्री आयंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। लेकिन यहां पर तो प्रॉब्लम क्या है, यहां पर तो फ्री आयंस का कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसलिए आपको क्लियरली उसकी कंडक्टिविटी कम मिल रही है। लेकिन आप जैसे ही प्योर वाटर में HCl मिलाते हो, कितना HCl मिलाना है, सिर्फ उतना HCl मिलाना है कि अब इनका सॉल्यूशन 1 मोलर हो जाए। मतलब कि क्या करना है आपको, प्योर वाटर के अंदर सिर्फ 0.1 मोल्स ऑफ HCl ऐड करने हैं इन 1 लीटर वाटर सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आप लोगों को सिर्फ 1 मोल HCl लेना है। जरा सा HCl लेना है तो आप देखेंगे कि अचानक से कंडक्टिविटी कितनी ज्यादा बढ़ गई। देखो 10⁻⁻5 से पूरा -5 हट गया, मतलब ये 1 10 100,000 10,000 टाइम्स इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। अगर आप इसे 0.01 मोल KCl सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब आपने क्या करा, 0.01 मोल्स ऑफ KCl आपने 1 लीटर पानी के अंदर ऐड कर दिया, तो आप देखें कंडक्टिविटी फिर 10,000 गुना बढ़ गई। सिमिलरली अगर आपने NaCl डाल दिया प्योर वाटर में तो फिर आप देखेंगे इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो अब हमें यहां पर इस पूरे टेबल को देखकर हमें एक अंदाजा लग गया कि कंडक्टिविटी के बेसिस पर कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये 3 तरीके की चीजें होती हैं। ये एक्वस सॉल्यूशन क्यों पढ़ा, ये एक्वस सॉल्यूशन बेटा हम लोगों ने इसलिए पढ़ा क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप लोग कभी मेटल की बात थोड़ी करते हो, आप लोग कभी भी मेटल की बात थोड़ी करते हो। केमिस्ट्री में हम लोग हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो हमें इन चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो क्या ये टेबल आप लोगों को समझ में आई? ये सिर्फ आप लोगों को मैंने इसलिए समझाई है ताकि आप लोगों को वैल्यूज के बेसिस पर पता चल जाए कि कंडक्टिविटी किस तरीके से आप लोग पता कर सकते हैं। तो नाउ गाइस, बेस्ड अपॉन द कंडक्टिविटी हम लोग हमारे कंडक्टर्स को, अब इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर सब भूल जाओ, इंसुलेटर से कोई मतलब नहीं, सेमीकंडक्टर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ किससे मतलब है, कंडक्टर से। उधर एक्वस सॉल्यूशन में प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर, लेकिन जैसे ही आपने उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स मिला इट बिकम्स गुड कंडक्टर, वी ऑल नो दिस पॉइंट। तो अब हम लोग यहां पर बेस्ड अपॉन कंडक्टिविटी हम लोग यहां पर कंडक्टर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग यहां पर, कंडक्टर्स की। तो प्यारे बच्चों, कंडक्टर्स आपके पास में 2 तरीके के होते हैं। द फर्स्ट कंडक्टर्स आर कॉल्ड एज मेटेलिक कंडक्टर्स। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, जिसमें सबसे पहले वाले कौन से हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स। बेटा मेटेलिक कंडक्टर्स एज द नेम सजेस्ट, इसके अंदर सारे मेटल्स आएंगे। आपने यहां पर टेबल पे देखा भी था, सोडियम था, पोटेशियम था, सिल्वर था, गोल्ड था, कॉपर था, तो ये सारे मेटल्स थे। तो दीज आर मेटेलिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, देयरफॉर दे आर गुड कंडक्टर्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये गुड कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या अवेलेबल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, इवन इन सॉलिड और इन एक्वस और मॉल्टन फॉर्म। यानी कि भले ही आपके पास में सॉलिड फॉर्म हो या मॉल्टन फॉर्म हो, मेटेलिक कंडक्टर्स हमेशा क्या होते हैं,
गुड कंडक्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने का कारण क्या होता है? बिकॉज ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने का कारण क्या है प्यारे बच्चों? मेटेलिक बॉन्डिंग। क्योंकि इनके पास में मेटेलिक बॉन्डिंग होती है इसलिए इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। आई नो आप लोगों को मेटेलिक बॉन्डिंग मैंने सॉलिड स्टेट्स में पढ़ाई थी। अगर आप एक एग्जाम्पल ले तो लेट से ये मैंने आयरन बनाया और ये आयरन का क्या बनाया? एक्चुअली मैंने ये आयरन का मैंने कर्नल बनाया। कर्नल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस एक एटम का और उसके जितने भी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके जितने भी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब काय के अंदर आ जाएंगे? कर्नल के अंदर। और बेटा इसका जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पर आ जाएंगे। इसके डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल इस आयरन के आसपास 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। नाउ हमारे पास में कोई एक आयरन थोड़ी होगा, हमारे पास में ऐसे बहुत सारे आयरन होंगे, क्योंकि हम लोग एक बड़े से मेटल के टुकड़े की बात कर रहे हैं और बड़ा सा मेटल का टुकड़ा है मतलब डेफिनेटली इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एटम होंगे। तो मैंने बहुत कम बनाए और हर एटम के पास आप देखो 8-8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर आपको कुछ ऐसा फील होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र है, इलेक्ट्रॉन का ओशन है, इलेक्ट्रॉन का सी है, इलेक्ट्रॉन का सागर है, इलेक्ट्रॉन की नैया है। नहीं यार ये क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और आप यहां पर देखेंगे कि जो कर्नल है ये पानी में बर्फ जैसे तैरती है वैसे कुछ तैर रहे हैं और बीच में जो कर्नल है ये बर्फ के टुकड़े की तरह तैर रहा है और आसपास ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सॉरी ये पानी की तरह है। इलेक्ट्रॉन्स एक पानी की तरह है और पानी में ये कर्नल बर्फ के टुकड़ों की तरह तैर रहे हैं। तो नाउ यू कैन सी देयर आर सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मतलब यहां पर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। आप खुद समझ रहे हो एक आयरन के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो अगर ऐसे 10 आयरन हो गए तो 80 इलेक्ट्रॉन, 100 आयरन हो गए तो 800 इलेक्ट्रॉन, 1000 आयरन के एटम हो गए तो 8000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तो यहां पर बार आई हुई है, बहुत ज्यादा यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और इसी तरीके की बॉन्डिंग को मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। कर्नल पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये कर्नल पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए हैं, दिस इज मेटेलिक बॉन्डिंग। और मेटेलिक बॉन्डिंग होने की वजह से ही इसके पास आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दे बिकम वेरी 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 गुड कंडक्टर। क्या बात समझ में आ रही बेटा हम लोगों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? देख लो ध्यान से, पक्की बात। नाउ मेटेलिक कंडक्टर्स की अगर अपन बात करें तो यहां पर कौन कौन से फैक्टर मेटेलिक कंडक्टर या मेटेलिक कंडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड मतलब मेटल की कंडक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। मतलब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक मेटल की कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है नेचर ऑफ मेटल। भाई मेटल का नेचर क्या है? जैसे यहां पर आयरन की बात करें तो आयरन के पास 8 फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि सोडियम भी एक प्रकार का मेटल होता है, लेकिन सोडियम के पास तो सिर्फ एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो सॉलिड फॉर्म में सोडियम का मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगा और उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कम होंगे, तो कंडक्टिविटी में चेंज आ सकता है। तो नेचर ऑफ मेटल। दूसरा साइज ऑफ मेटल। साइज ऑफ मेटल यानी आपके मेटल के टुकड़े का साइज कितना है। भाई हम लोग सब जानते हैं रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है। तो अगर ज्यादा लेंथ होगी तो ज्यादा रेजिस्टिविटी आने के चांसेस है। तीसरा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। भाई कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसमें, जैसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो ज्यादा कंडक्टिविटी, इसमें कम है तो कम कंडक्टिविटी। एंड चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं, दैट इज टेम्परेचर। क्या आप लोगों को याद है टेम्परेचर का इफेक्ट क्या था? मैंने आपसे कहा था जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इनिशियली कंडक्टिविटी बढ़ेगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इनिशियली कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी पोजीशन पर तेज तेज मूव करेंगे टेम्परेचर की वजह से, और अगर ये इस तरीके से मूव करेंगे आगे की तरफ, अगर ये ऐसे मूव करेंगे तो उतना ही तेजी से ये करंट को मूव कराने में मदद करेंगे। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दिया तो फिर क्या होगा, ये जो कर्नल है
ये कर्नल अपनी पोजीशन पर हिलने लगेंगे, ये कर्नल अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करने लगेंगे, और इनके वाइब्रेशन से क्या होगा, जैसे जैसे वाइब्रेट करेंगे तो इनके बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये खसकने लगेंगे। खसकने की वजह से इसकी पूरी जो अरेंजमेंट है वो बिगड़ने लगेगी, वो डिस्टॉर्ट होने लगेगी, इसलिए फिर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। मैंने कंडक्टिविटी को कहां से नोट किया है, कप्पा से। व्हाट इज कप्पा, कंडक्टिविटी। हम लोगों ने कल की क्लास में अभी कल की क्या, आज थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। समझ में आ रही बात प्यारे बच्चों को? तो ये हो गए आपके मेटेलिक कंडक्टर्स के बारे में बातचीत। ये हम लोग सॉलिड स्टेट्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं, पर एक बार मैंने आपको रिवीजन टाइप करवा दिया ताकि आप लोगों को चीज क्लियर हो जाए। नाउ गाइस, मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर ही मैं एक छोटी सी बात आपको और सिखा देता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर ही हम लोग एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे एग्जाम्स में ज्यादा क्वेश्चंस इस पर देखे नहीं गए हैं, लेकिन पढ़ लो। सुपर कंडक्टर्स क्या होता है बेटा, ये ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिसमें रेजिस्टिविटी जीरो होती है, दे हैव जीरो रेजिस्टिविटी, मतलब इसमें रो की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। लेकिन पहले यह जाना जाता था कि जितने भी मेटल्स होते हैं और जितने भी उनके मेटल के अलॉयज होते हैं ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। दे कैन बिहेव, ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। दे कैन बिहेव एज सुपर कंडक्टर्स, दे कैन बिहेव एज सुपर कंडक्टर्स, नो डाउट। लेकिन बट एट अ टेम्परेचर दैट इज 0 to 15 केल्विन्स। मतलब आप सोच रहे हो कितना कितना कम टेम्परेचर, ये तो एब्सोल्यूट जीरो हो गया, मतलब ये तो इमेजिनरी टेम्परेचर हो गया, रियलिटी में यहां तक पहुंचना नामुमकिन है। तो ऐसा माना जाता था कि ये बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर मेटल और उनके अलॉयस बिहेव कर सकते हैं, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। लेकिन नाउअडेज आजकल क्या होने लग गया है, हम लोग सब जानते हैं साइंस ने काफी तरक्की कर ली है। तो नाउअडेज बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स एंड कुछ सिरेमिक पॉलीमर्स ऐसे बना लिए गए हैं। ऐसे सिरेमिक पॉलीमर्स, ये क्या होते हैं सिरेमिक पॉलीमर्स, हम आगे डेफिनेटली पढ़ेंगे। ये पॉलीमर होते हैं, और ऐसे मेटल ऑक्साइड्स ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। दे कैन बिहेव एज सुपर कंडक्टर्स एट टेम्परेचर अराउंड 150 केल्विन्स, और ये 150 केल्विन्स अचीवेबल है। हम इसको लगभग अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये तो लगभग इमेजिनरी था, तो ये अचीवेबल है। तो गाइस दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, क्या बोलेंगे इसको, सुपर कंडक्टर्स। तो प्लीज जरा इसको ध्यान से देख लीजिए, प्लीज इस पर एक बार नजर घुमा लीजिए, फिर अपन चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की तरफ। चलिए, तो गाइस नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। सो नाउ गाइस, सेकेंड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। नाउ गाइस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहां पर इसे क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाना होता है। क्या बनाना होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हमें यहां पर बनाने होते हैं। और अगर हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाने हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स तो चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि इफ वी हैव प्योर वाटर, अगर हमारे पास में प्योर वाटर होता है तो प्योर वाटर में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव का जो कंसंट्रेशन होता है दैट इज 10 to the power -7 moles, which is considered to be very low. It is very less. अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कंडक्टिविटी कब करते थे? हम लोग सब जानते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी only when they have free ions. उनके पास क्या होने चाहिए? फ्री आयंस होने चाहिए। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो
प्योर वाटर के अंदर फ्री आयंस का कंसंट्रेशन कितना कम है? तो फ्री आयंस का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से, बिकॉज वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्री आयंस कंडक्टिविटी। चलो कंडक्टिविटी को कप्पा से लिखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये टर्म याद हो जाए, वरना कप्पा याद नहीं होगी। तो देयर कंडक्टिविटी इज वेरी लेस, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत कम होती है। हम इसकी वैल्यू पढ़ चुके हैं, कंडक्टिविटी कितनी होती है? 3.5 इंटू 10⁻⁻5 साइमन्स पर मीटर। तो प्योर वाटर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होती है। तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं? हाउ वी कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी? तो हम बोलेंगे वी कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी, दिस इज कप्पा, कंडक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर। हम प्योर वाटर की कंडक्टिविटी को डेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? बाय एडिंग सम इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कर सकते हैं? कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते ही क्या होगा? हम लोग सब जानते हैं, जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करेंगे, एज इलेक्ट्रोलाइट्स आर एडेड इन वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स आर एडेड इन वाटर, हम लोग सब जानते हैं वाटर क्या करेगा? इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसोसिएट कर देगा। दे डिसोसिएट्स इनटू कैटायन एंड एनायन, एंड देयरफॉर कैटायन एनायन के ब्रेक हो जाने की वजह से देयरफॉर फ्री आयंस आर अवेलेबल नाउ, फ्री आयंस आर अवेलेबल एंड देयरफॉर कंडक्टिविटी इंक्रीज है। तो इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का काम होता है प्योर वाटर की कंडक्टिविटी को बढ़ा देना। प्योर वाटर की कंडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएंगे? ये इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या काम होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे ही पानी में जाएंगे डिसोसिएट हो जाएंगे कैटायन एनायन में, और इस प्योर वाटर के अंदर जो अभी फ्री आयंस की कमी थी, यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जैसे फ्री आयंस की कमी थी, उसको ये अपने कैटायन एनायन से पूरी कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पानी के अंदर NaCl डाला, तो जैसे प्योर वाटर में NaCl गया, अब यहाँ पर Na और Cl का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो भले ही पानी का H पॉजिटिव OH नेगेटिव कम हो, हम देख रहे हैं, लेकिन इसका तो लेवल बढ़ जाएगा। नाउ वी हैव फ्री कैटायन, फ्री एनायन, तो इसकी ऑब्वियस सी बात है क्या बढ़ जाएगी? कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है हम लोगों को? प्लीज इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, फटाफट ध्यान से देखो इसको। चलिए अब हम यहां पर ये बात कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं कंडक्टिविटी को। मतलब अगर आपको कंडक्टिविटी बढ़ानी है, घटानी है, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट से कौन कौन से फैक्टर्स याद रखने पड़ेंगे। पहला इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बेटा हम लोग सब जानते हैं, हमने क्लास 11th में पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइट्स अपने पास में दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स 100% डिसोसिएट हो जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट नहीं होता। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है। सेकेंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जैसे अभी हम लोगों ने यहां पर वाटर यूज किया सॉल्वेंट, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा आप यहां पर वाटर ही यूज करो। यहां पर वाटर की जगह अल्कोहल हो सकता है, वाटर की जगह और भी कुछ हो सकता है। तो भाई इलेक्ट्रोलाइट तो हर जगह जाएंगे, डिसोसिएट होंगे और अपना कंडक्टिविटी करेंगे। तो वो नेचर कैसा है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, जैसे हमने पढ़ा था लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला प्रिंसिपल हम लोग सॉल्यूशंस में पढ़ के आए हैं। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्वेंट का नेचर सेम है, ये भी पोलर है ये भी पोलर है, तो वेरी गुड। अगर ये पोलर है और सॉल्वेंट नॉन पोलर हो गया तो वेरी बैड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो पोलर रहेगा, लेकिन अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर हो गया तो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डिसॉल्व ही नहीं होंगे। तो डिसॉल्व नहीं होंगे तो डिसोसिएट कहां से होंगे, तो कंडक्टिविटी कहां से बढ़ेगी। तो ये बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयंस, अब एक बात समझो, आयन का साइज जितना छोटा होगा उतनी कम स्पेस घेरेगा, और जितनी कम स्पेस घेरेगा उतना तेजी से मूव कर सकेगा। तो साइज ऑफ आयन भी यहां पर बहुत जरूरी है। चौथा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ गाइस, इलेक्ट्रोलाइट से कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल
आपके पास में यहां पर 1 लीटर पानी है और 1 लीटर पानी में आपने 5 मोल्स सॉल्ट के डाल दिए। तो अब यहां पर क्या हुआ, सॉल्ट के आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से इस 1 लीटर पानी के अंदर आपको बहुत ज्यादा फ्री आयंस दिखेंगे। बहुत ज्यादा फ्री आयंस होने की वजह से हम जानते हैं कि इन आयंस का, इसके फ्री आयंस का मूव करना जरूरी है। जब तक ये फ्री आयंस मूव नहीं करेंगे, कंडक्टिविटी कहां से करेंगे? तो यहां पर क्योंकि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होने की वजह से, क्राउडी होने की वजह से, भीड़ बढ़ जाने की वजह से दे विल नॉट एबल टू मूव फास्ट, तो कंडक्टिविटी पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने यहां पर 1 लीटर पानी के अंदर 0.5 मोल्स एक सॉल्ट को डाला, तो यहां पर क्या हुआ, आप देखेंगे कि सॉल्ट की क्वांटिटी कम है लेकिन उसके बीच में यहां पर आप देखेंगे कि जगह बहुत है, तो एक आयन बहुत फ्रीली मूव कर सकेगा। तो जितना ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकेगा कंडक्टिविटी उतनी अच्छी होगी, तो कंसंट्रेशन भी यहां पर जरूरी है। एंड फिफ्थ, टेम्परेचर। हम लोग यहां पर टेम्परेचर को फिर डिस्कस कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट्स में हम टेम्परेचर को डिस्कस करके आए हैं और यहां वाले केस में टेम्परेचर का क्या असर होगा मैं आपको सिखाता हूं। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। रीजन क्या है, हम लोग सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आर, इलेक्ट्रोलाइटिक, मैं चलो लिख देता हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आर बैड कंडक्टर्स एट या बैड कंडक्टर्स इन देयर सॉलिड फॉर्म। जब ये अपने सॉलिड फॉर्म में होते हैं दे बिकम्स बैड कंडक्टर। क्यों? क्योंकि कोई फ्री आयन होता ही नहीं है। बट बिकम्स गुड कंडक्टर्स, बट दे बिकम्स गुड कंडक्टर्स इन एक्वस और मॉल्टन फॉर्म। नाउ गाइस, अगर आपको एक इलेक्ट्रोलाइट को उसके मॉल्टन फॉर्म में लेकर जाना है तो आपको उसे मेल्ट करना होगा, और मेल्ट करने के लिए आपको डेफिनेटली हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना टेम्परेचर होगा एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर उतना मॉल्टन फॉर्म में जाएगा। जितना मॉल्टन फॉर्म में जाएगा उतनी उसकी फ्री आयंस डेवलप होगी, और जितने फ्री आयंस डेवलप होंगे उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, कंडक्टिविटी करेगा। क्या बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? तो आज की क्लास में हम लोगों ने सारे बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए हैं और अब हम और आप पूरी तरीके से रेडी हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टिविटी को पढ़ने के लिए। और कल की क्लास में मैं आप लोगों के साथ एक चीज डिस्कस करूंगा और उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन अभी दे रहा हूं, आप सोच के रखिएगा इस बात को। और वो बात क्या है वो मैं आपको यहां बताता हूं कि अभी मैंने आप लोगों के साथ में जो चीज डिस्कस करी वो क्या करी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस। आप लोगों ने फिजिक्स में रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एक ब्रिज की मदद से निकाली होगी जिसे आप कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। और वो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है आप लोगों को, है ना, कुछ इस तरीके का वो दिखाई देता है व्हीटस्टोन ब्रिज। यहां पर कुछ की वगैरह होती है, इस तरीके का कुछ होता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। नाउ गाइस, व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको जिस भी मेटल का रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी वगैरह निकालना होता है वो आप उसे यहां पर रख देते हैं R1, R2, R3, R4। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पर आप जो भी मेटल लगा रहे हो इट शुड बी इन इट्स सॉलिड फॉर्म। तो आप अगर किसी मेटल का रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और ये रेजिस्टिविटी निकालने के बाद आप जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप उसका कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी सब निकाल सकते हो। लेकिन हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, मतलब हमने पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर दिया और उस सॉल्यूशन का मुझे रेजिस्टेंस पता करना है, उस सॉल्यूशन का मुझे कंडक्टेंस पता लगाना है। तो उस लिक्विड को मैं यहां पर इस ब्रिज में कैसे लगाऊंगा? ये तो पूरा तारों से बना हुआ है। इमेजिन कर रहे हो आप तार इलेक्ट्रिसिटी में कैसे लगाओगे? ये तो मुश्किल है। तो हम इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात हम लोग अगली क्लास में पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर सॉल्व करने के बाद हम लोग उसका रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब निकालना सीखेंगे। किसका? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। हमें मेटल से कोई लेना देना नहीं है। मेटल के बारे में सारी बात आप फिजिक्स में पढ़ोगे व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह लगाकर। हम यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ना कि
मेटल्स की, तो हमको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस वगैरह निकालना है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? चलेगा, इस तो इतना नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप इतना समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।